तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। काइजू नंबर 8 सीजन 2 के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि रेनो को आखिरकार नंबर 6 वेपन चलाने की परमिशन मिल गई है एंड यहाँ पर होशिनो ने भी यह डिसाइड कर लिया है कि वह आने वाली लड़ाई के लिए काफका को ट्रेन करने वाला है ताकि काफका बिना काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म किए भी लड़ सके। तो क्या अब काफका फाइनल लड़ाई से पहले अपने सूट की कॉम्बैट पावर को अनलीश कर पाएगा या फिर रेनो बीच में आके काफका को बचाने वाला है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ इतामी डायरेक्टर इसाओ को याद कर रहा होता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ की कॉन्शियसनेस अभी भी काइजू नंबर 9 के अंदर एक्टिव होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ काफका स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पर होशिनो ने इसे बताया था कि कॉम्बैट टेक्निक के लिए लेग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम अपने लेग्स से फोर्स को जनरेट करोगे और उसके बाद वही फोर्स तुम्हारी फिस्ट में जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले तुम 5 बेसिक मूवमेंट्स को अपनी मसल मेमोरी में स्टोर करोगे। और हाँ, मैं हर हफ्ते 2 बार चेक करने आऊंगा कि तुम प्रैक्टिस कर भी रहे हो या फिर नहीं। एंड इसी वजह से काफका उस टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड तभी काफका के पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। तभी किकोरू वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यह एक्सरसाइज बिल्कुल सही है क्योंकि तुम वेपन तो यूज ही नहीं कर सकते। काफका कहता है चुप हो जाओ, यह चीज बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर तुम्हें इतना ही आसान लगता है तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती इसे। किकोरू कहती है मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि मेरे डैड इसे हर रोज किया करते थे। काफका कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब किकोरू देखती है कि काफका पहले की तरह मोटिवेटेड हो गया है और उसे उसका फोन वापस दे देती है, जिसे होशिनो ने काफका को वापस दिलाया होता है और किकोरू उसे सभी लोगों से दोबारा से बात करने के लिए कहती है। तभी काफका रूम में चला जाता है बट उसने काइजू नंबर 8 बनने के बाद किसी से भी बात नहीं की होती है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि वह लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे और इसी वजह से वह काफी ज्यादा नर्वस भी हो जाता है। तभी काफका अपने फोन को ऑन कर लेता है एंड ऑन करते ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाती है और वह देखता है कि उसे 503 मैसेजेस आए हैं जिसके बारे में उसे कोई एहसास ही नहीं था और उसे लगने लगता है कि सभी लोगों ने पक्का उसमें बुराइयां ही लिखी होगी उसके बारे में और उससे दूर रहने के लिए कहा होगा, जिस वजह से वह डरने लग जाता है। एंड तभी उसके फोन पर रेनो का कॉल आ जाता है जिसे नर्वसनेस में वह काट देता है एंड उसे दोबारा से इहारू का फोन आता है जिसे वह उठा लेता है और वह देखता है कि दूसरी तरफ रेनो ही है और वह उसे चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और इहारू का कैसे उठा लिया, आपने 2 महीने से कुछ क्यों नहीं कहा मुझे। भले ही उन लोगों ने आपका फोन ले लिया था पर आपको कोई और रास्ता जरूर निकालना चाहिए था। यह कहता है अरे एक्चुअल में मुझे परमिशन नहीं मिली थी। यह कहता है मजाक मत करो, तुमने तो कोशिश भी नहीं की होगी और मुझे पूरा यकीन है कि यह फोन भी आपको किकोरू की वजह से ही मिला होगा। आपको पता भी है कि मुझे आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। काफका कहता है कि मुझे माफ कर दो रेनो, मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अब तुम लोग मुझे 3rd डिवीजन में कभी नहीं आने दोगे और सभी लोग इस बात से डर रहे होंगे कि मैं एक काइजू हूँ। तभी इहारू कहता है कि बिल्कुल हम लोग डरे हुए थे, तुम्हारी पावर ह्यूमन की नहीं बल्कि एक काइजू की है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने देखा था कि कैसे तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेस को बचाया था। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सब कुछ देखने के बाद कोई तुमसे नफरत कर सकता है और तुम हम में से ही एक हो। तभी काफका को याद आता है कि मीना ने भी उससे यही कहा था कि 3rd डिवीजन में से कोई भी उसका एनिमी नहीं है। रेनो काफका को उन सभी पर विश्वास करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तब शाम को किकोरू उसे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आ जाती है और हम देखते हैं कि काफका सभी के मैसेज को पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से वह खुद को स्टूपिड कह रहा होता है और किकोरू भी इस बात पर हामी भर देती है। तभी हम यहाँ पर फिर से डायरेक्टर इसाओ को देखते हैं, जहाँ पर वह कह रहे होते हैं कि मेरा समय खत्म हो रहा है और मैं काफी टाइम से इसे अंदर से रेजिस्ट कर रहा हूँ पर लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। यह काइजू ग्रो कर रहे हैं और वो भी इस तरह से जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब हम देखते हैं कि हर जगह पर अलग अलग काइजूस के बारे में न्यूज आ रही होती है जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग दिख रहे होते हैं और लोगों को उनसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। तभी डिफेंस फोर्स को सभी काइजूस के बारे में पता लग जाता है पर वो फिर भी 14 काइजू इंसिडेंट्स को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। यह बताता है कि यह सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि काइजूस डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही गायब हो जा रहे हैं। होशिरो सीसीटीवी पर सभी को काइजूस की फोटोज दिखाता है जिनमें से एक काइजू एक ह्यूमन की तरह ही लग रही होती है एंड एक नॉर्मल काइजू से इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और यह शायद आने वाले तूफान का संकेत है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नया
डायरेक्टर इतामी अपने डिफेंसेस के बारे में रिपोर्ट मांगने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि सिटी के डिफेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है एंड और भी ज्यादा अंडरग्राउंड शेल्टर्स को बना दिया गया है ताकि लोग जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर सकेंगे। और काइजू से निपटने के लिए दूसरी कंट्रीज की भी मदद मांगी जा रही है, बट कुछ गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से यह चीज थोड़ी मुश्किल हो रही है। तभी एक और पर्सन इतामी को बताता है कि गेन के लिए नंबर 1 वेपन की सेल को हटा दिया गया है और नंबर 3, 5 और 7 वेपन्स के लिए भी कुछ कैंडिडेट्स को ढूंढ लिया गया है। यह कहता है तो इसका मतलब हम लोग हर एंटी काइजू फोर्स को इस बैटल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहता है बट अगर काइजू नंबर 9 जैसे और ज्यादा काइजूस आ गए तो हमारे लिए लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हमारा नेशन इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में है और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। सच में बूढ़ा होना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैंने सही कहा ना ईसाओ। एंड हमें यहाँ फिर से डायरेक्टर ईसाओ को दिखाया जाता है। यह कहता है मेरा माइंड गायब हो रहा है जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं सब कुछ गेन, मीना और न्यू जनरेशन पर छोड़ता हूँ। एंड काफका तुम्हें भी इसे संभालना होगा। अब यही लोग इस कंट्री का फ्यूचर बचा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किकोरू को नंबर 4 वेपन को चलाने के लिए चुन लिया गया है और यह वही वेपन है जिसे कि किकोरू की मॉम ने इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से किकोरू अपने फादर का बदला लेने के लिए तैयार होती है और गैन खुद को किकोरू को ट्रेन करने का वादा करता है। तभी यहाँ पर न्यूज में आ रहा होता है कि काइजूस काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए हैं, जिस वजह से एक औरत को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। पर उसकी बच्ची उसे समझाती है अगर काइजू नंबर 9 वापस आएगा तो इस बार मिस्टर काइजू उसे जरूर हराएंगे। और हम देखते हैं यह मिस्टर काइजू काफका ही होता है। एंड यहाँ पर किकोरू और गैन अपने अपने वेपन्स को पहनकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि पूरा बेस हिल रहा होता है। यहाँ एजीबी सभी लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा होता है ताकि उन सबका निशाना सुधर सके। यहाँ काफका अपनी न्यू कॉम्बैट टेक्निक से होशिनो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी नई पावर को दिखाकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट एक ही पंच मारकर होशिरो उसका एक्साइटमेंट पूरा खत्म कर देता है एंड होशिरो खुश होकर वहां से खाना खाने के लिए चला जाता है। काफका कहता है यह करना जरूरी था क्या? अब मैं शाम को आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। एंड तभी काफका छत पर खाना खाने चला जाता है, पर तभी उसे वहां पर मीना दिखाई देती है, जिस वजह से वह वहां से वापस जाने लगता है। पर तभी मीना उसे रोक लेती है और उसे खाना खाने के लिए अपने पास बुला लेती है। वह कहती है यहाँ पर कितनी शांति है ना, लोग आजकल काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और खेल रहे हैं। मुझे पता है कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है, पर जब हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तब ऐसा लगता है ना कि यहाँ के काइजू जा चुके हैं। काफका कहता है बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मेरा मतलब बिल्कुल मैम ऐसा ही लगता है। यह कहती है इस टाइम तुम मेरे साथ कैजुअल बात कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर ऐसे ही अच्छे दिन चलते रहे तो कितना अच्छा होगा ना। तुम्हें याद है जब बचपन में अलार्म बजते थे तब तुम दूसरे स्कूल की बिल्डिंग से भागकर हमारे स्कूल की बिल्डिंग में आ जाते थे ताकि तुम हमें साथ में शेल्टर में ले जा सको। उसमें मुझे काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग लगता था। काफका कहता है वैसे तुम सही कह रही हो, पर तुम उस टाइम काफका डिवीजन की वाइस कैप्टन थी तो इसीलिए एक कैप्टन को तुम्हारी फिक्र होना नॉर्मल था। यह कहती है तुम हमेशा सबको कैप्टन की तरह शेल्टर में लेकर जाते थे और चाहे तुम जितना मर्जी डरे रहते पर तुम हमेशा मुझे अच्छा फील करवाने के लिए स्माइल करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि अगर काइजू आ भी जाएगा तब भी तुम सब कुछ संभाल लोगे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यह कहता है मैं बचपन में कितना ज्यादा अमेजिंग था ना। यह कहती है कि वह चीज अभी भी नहीं बदली है, तुमने ही ताचिगावा बेस को बचाया था। एंड काफका मुझे होशिनो से तुम्हारे डिसीजन के बारे में पता चला है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ, जिस वजह से अब मुझे तुम्हारे पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सारे बर्डन को अकेले उठाना बंद करो। याद है ना हमने प्रॉमिस किया था कि हम सारे काइजू से मिलकर लड़ेंगे। तब काफका को काइजू नंबर 9 की याद आने लगती है, जिससे कि वह थोड़ा डर जाता है, पर वो मीना के सामने फेक स्माइल करने लगता है और मीना वहां से चली जाती है। वह कहती है तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदले हो, ना ही तुम्हारी वह स्माइल बदली है जो कि तुम तब करते हो जब तुम ब्रेव बनने की कोशिश करते हो। यहाँ काफका सोच रहा होता है कि आखिरकार अब क्या होगा, क्या मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? यह तो सवाल ही नहीं उठता, मुझे तो उसे हराना ही पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर बना रहे। तब यहाँ कुछ लड़के एक छोटी लड़की के पास चले आते हैं जो कि असल में एक काइजू होती है और वह अपने दोस्तों को बुलाने वाली होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वह लड़की काइजू में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार देती है और जोर जोर से चीख रही होती है और अपने साथियों को बुलाने लग जाती है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप उसे तुरंत देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।